सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिवाइस शेयर बेस्ड पेमेंट। इसके पहले शेयर बेस्ड पेमेंट के जो है क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है। तो क्विकली हम जो है शेयर बेस्ड पेमेंट को ओवर करते हैं, ठीक है। इसको देखा जाए तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये अराउंड 3 पेज के कॉन्सेप्ट है। 3 पेज के कॉन्सेप्ट, एक बेसिक, एक प्राइमा फेस, इतने कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट ये पढ़ के तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 अलग अलग तरीके के इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट में बता के रखा है ना मैं, कि ESOP है, ESPP है और SAR है। तो कम से कम आप कुछ तो पढ़ो। आप ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, हमको कुछ तो हमको एक हिंट मिले, कुछ तो एक हम कुछ करें, पढ़े, ताकि जो है हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेटेबल कर पाए। बाकी जब क्वेश्चन में चीज़ें आती जाएगी हम समझते जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, तो एक 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 पुश के लिए ये छोटे से नोट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है अलग अलग क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब हमको लगेगा नोट्स अमेंड करने का है, हम अपने आप अकॉर्डिंगली नोट्स अमेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करें तो 3 डेट का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो है ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइज डेट। ग्रांट डेट जब कंपनी ऑप्शन देती है, मैं ESOP की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रांट करा ऑप्शन को अवेल करने के लिए, अपने हक को अवेल करने के लिए, ये ऑप्शन, ये एक राइट को अवेल करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, अधिकार उसको अवेल करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड या वेस्टिंग कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपको जो है वेस्टिंग डेट पे आपको इंटाइटल होते हो। वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब आप अवेल करते हो जब आप ये अग्नि परीक्षा पास करते हो वेस्टिंग पीरियड की, आप एलिजिबल हो गए। फिर आपके पास ऑप्शन है आपको लेना है नहीं लेना, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो इंटाइटल हो जाते हैं बाद में भी मना कर सकते हैं, हाँ। जरूरी नहीं है कि जितने इंटाइटल्ड है उनको ऑप्शन रिसीव होगा। कल को एम्प्लॉय ने मना करा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतने इंटाइटल है ना कंपनी को इतने के लिए पैसा जोड़ के रखने का। वो बाद में एम्प्लॉय मना करेगा ना, तो बाद में एम्प्लॉय मना करेंगे तो फिर कंपनी जो है वो वाला पैसा जितना मना करा, जिसका अपन बोल सकते हैं कि जितना मना कर दिया तो उतना वो जनरल रिजर्व में चले जाएगा। क्या होता है कि अब शेयर बेस्ड पेमेंट है, तो इधर पेमेंट जो कर रहे हैं हम शेयर बेस के ऊपर कर रहे हैं। इधर कंपनी ने बोला कि यार चलो यार तुम काम अच्छा करते हो, तुमको ऑप्शन दे दिया जाए, तुमको सस्ते में शेयर्स देते हैं, ठीक है। सस्ते में शेयर्स देते हैं, सपोज करो कि यार सस्ते में शेयर्स देते हैं, मतलब एक ऑप्शन दे दिया तुमको, क्या तुमको डिस्काउंट पे शेयर देते हैं। अभी हम आगे नीचे पढ़ेंगे। अब डिस्काउंट पे शेयर दे दिया तो यार कंपनी ने बोला कि उसके लिए तुमको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन पूरी कर दी, सपोज करो 100 में से 80 लोगों ने कंडीशन पूरी कर दी और 30 रुपये डिस्काउंट पे तुम शेयर दे रहे हो, तो कंपनी को 80 × 30 ना कितना, 2400 रुपये तो जोड़ के रखने पड़ेंगे ना। तो क्या करेगी कंपनी के पास, होगा कोई रिजर्व, वो रिजर्व होगा, उसमें से ही तो पैसे निकालेगी। ये 2400 रुपये कंपनी कहाँ से लेकर आएगी, अपने पास जो पड़े हुए फंड है उसमें से निकालेगी, ठीक है। अब ठीक है, अगर कंपनी वो 80 लोगों ने अवेल करा, अच्छी बात है। अगर नहीं करा तो 13 तो उसको अर्पण वापस दे देंगे उनको। तो जैसे सपोज करो कि 30 लोगों ने अवेल नहीं करा, तो 30 × 30, 20 लोगों ने अवेल नहीं करा तो 20 × 30, 600 वापस डाल देंगे, ठीक है। तो जितना निकाला था 600 तो आ ही नहीं रहे हैं, तो उतना वापस जनरल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। समझते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमको क्लियर होगा। ग्रांट डेट हो गई, ऑप्शन जिस डेट पे दिया जाता है। वेस्टिंग डेट हो गई, कंडीशन अग्नि परीक्षा पास करने के बाद ये डेट होती है जहाँ पे आप इंटाइटल होते हो। फिर वेटिंग पीरियड है, जनरली सेम ही होता है ये, पर फिर भी कभी कभी अलग अलग दे के रखते हैं। तो एक्सरसाइज डेट है जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ESOP है, स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑप्शन दिया है तुमको, परचेस करना है करो, नहीं करना मत करो, एक ऑप्शन प्लान दे दिया तुमको। स्टॉक परचेस प्लान है, ठीक है। इधर ऑप्शन की बात करें, इधर स्टॉक परचेस प्लान की बात करें, इधर शेयर्स की बात करें डायरेक्ट, इधर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, और SAR स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये भी हम देखेंगे। अब जो शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है, शेयर बेस्ड, ठीक है। तो इक्विटी के हिसाब से पेमेंट कर दो, तो उसको ESOP और ESPP बोलते हैं, ये इक्विटी बेस्ड है। कैश सेटल्ड है तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ठीक है। वहाँ पे कैश सेटलमेंट होता है जहाँ पे एप्रिसिएशन राइट आपको मिल जाता है। एप्रिसिएशन होता है तो आपको एप्रिसिएशन मिल जाता है, तो वो कैश में सेटल होता है। अभी अपन समझेंगे वो कि कैश सेटल कैसे हुआ। अभी तो हम इक्विटी सेटल्ड पे बात कर रहे हैं। और इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, तो वो एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, मतलब कि एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है विद कैश अल्टरनेटिव। तो कैश अल्टरनेटिव है, तो इधर तो चॉइसेस है, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है
विद कैश अल्टरनेटिव। तो अभी तो हम ईसॉप की बात करें तो इक्विटी सेटल्ड की बात कर रहे हैं। मेथड में ईसॉप वैल्यूएशन में हमको समझना पड़ेगा, ऑप्शन है मतलब डिस्काउंट में हम आपको शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और फेयर वैल्यू है, दो तरीके से वैल्यूएशन होता है। ठीक है, ऑप्शन वैल्यूएशन दो तरीके से होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू। देखो कंपनी जब ग्रांट देती है तो ग्रांट डेट पे ग्रांट करती है ऑप्शन, तो ग्रांट डेट में मार्केट प्राइस रहती है। मार्केट प्राइस जैसे एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो कि देखो मार्केट में 50 रुपये का शेयर है, एक्सरसाइज कर रहा हो 20 रुपये पे, एक्सरसाइज देने का ऑप्शन है, एक्सरसाइज करने का बोल रहे हैं कि तुम 20 रुपये में ले सकते हो, ये 30 रुपये का बेनिफिट है। देखो ये है अपना तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू, ये मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस अपने ग्रांट डेट पे और एक्सरसाइज प्राइस। फेयर वैल्यू में आर्म लेंथ प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो, तो करंट मार्केट वैल्यू या आर्म लेंथ प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो तो तुम्हारी वो फेयर वैल्यू होगी। और जनरली ना ये यूजुअली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारी प्राइस होती है। तो हमने करंट मार्केट प्राइस पढ़ा, ठीक है, ग्रांट डेट पे रहती, हमने एक्सरसाइज प्राइस पढ़ा, ठीक है, हमने आर्म लेंथ प्राइस पढ़ा जो हार्डली देखे रखेंगे, जो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, और फिर एक्सरसाइज प्राइस पढ़ा, फिर नॉमिनल वैल्यू बढ़ा। तो शेयर कैपिटल तो वैसे भी नॉमिनल वैल्यू पे रहेगा, बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, ये कर लिया अपन ने। फिर हमको जो है एक अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है, अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है मतलब कि अगर आपका ईसॉप मतलब आपका वेस्टिंग कंडीशन 1 साल के ऊपर जा रहा है, 1 साल के ऊपर जा रहा है, तो यार कंपनी को समझना पड़ेगा ना कि यार हर साल में कितना एक्सपेंडिचर बुक करो। 1 साल के ऊपर अगर अपनी वेस्टिंग कंडीशन गई सपोज करो, तो कंपनी ने बोला यार तुम 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन है, 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन पार कर जाओगे तो तुम इंटाइटल्ड हो, तो कंपनी को फिर भी अभी तो कुछ प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से खर्चा तो बुक करना पड़ेगा ना। तो कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेशन बेसिस पे जो है खर्चा बुक करती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड बेसिस पे खर्चा वो है बुक करती है। तो आपका जब ईसॉप 1 साल से ऊपर जा रहा है, वेस्टिंग कंडीशन 1 साल से ऊपर की है, आप क्या करते हो, जैसे एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश होता है ना, तो उधर तो अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया, खर्चा कर दिया। तो अब जब ये ऑप्शंस आप दे रहे हो तो ये भी कंपनी का खर्चा ही तो हो रहा है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश तो करने से रहे। ठीक है, तो इसको हमें गुल्लक में डाल देते हैं, पैसा निकाला। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस इसके ही नाम पे है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, उसको हम किधर डालेंगे, गुल्लक में डालेंगे। ठीक है, तो उसको गुल्लक में डाला हमने, ईसॉस आउटस्टैंडिंग के गुल्लक में हमने डाला। ठीक है ना, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस था, इसको हम ना ईसॉस में डाले जा रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम डाले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर में हमने डाला, ये गुल्लक भरने लग गया। अब ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस है, तो एक तो हमने ईसॉस में डाल दिया, तो एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई अपनी। ठीक है, लाइबिलिटी हो गई तो हमारा कैपिटल बढ़ गया। अब डुअल इफेक्ट देना पड़ेगा ना, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को पीएनएल में भी तो ले जाओगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो एक साइड से आपकी लाइबिलिटी बढ़ी ईसॉस के नाम पे, आपका दूसरी साइड से कैपिटल कम हो गया, ये हो गया डुअल इफेक्ट। चलो, फिर ये है एम्प्लॉय एक्सरसाइज अगर कभी नहीं करता है, एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं करता मतलब कि वो इंटाइटल्ड है, काबिल है, पर वो एक्सरसाइज नहीं करता है। ठीक है, अब जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं करता तब ऐसे केस में क्या करेंगे, एम्प्लॉय एक्सरसाइज जब नहीं करेगा तो बच्चे वो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट करके रखी थी, उसको फिर हटा देंगे, बोलेंगे कि ठीक है कम कर दो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो पैसा वो कंपनी ने निकाला ही तो था, वापस वहीं पे रख देंगे। तो ईसॉस टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ईसॉस जो है लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने गुल्लक भरी, ठीक है, कायदे से हमको लग रहा था जितनी गुल्लक भरी है सबका सब जाएगा, पेमेंट होगा, पर नहीं। अब कुछ का नहीं भी हुआ, कुछ का नहीं भी हुआ। अब नहीं हुआ, सपोज करो 25% का नहीं हुआ, मतलब 25% का नहीं हुआ, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि 25% लोगों ने इंटाइटल, तो मतलब कि 50% लोग इंटाइटल थे, वो तो सभी इंटाइटल थे, 25% ने वो ही नहीं है, एक्सरसाइज ही नहीं किया। ठीक है, तो ठीक है, वो 25% जो है वो खर्चा नहीं है, वो डाल दो वापस जनरल रिजर्व में, और जो 75% है, इससे 75% तो यूटिलाइज होगा, 75% है। और बाकी हम तो 20 रुपये में इशू कर रहे थे, तो उनसे जो हमने 20 रुपये और लिए, ये ईसॉस भी हमने वो गुल्लक के पैसे को यूटिलाइज़ किया। जो भी है बदले में हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, वो नॉमिनल वैल्यू रहेगी और सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। इस तरीके से जो है हमने पढ़ा। अब ये अकाउंटिंग एंटिटीज ईएसपीपी क्या आती है, ये भी इक्विटी सेटल्ड ही है जो हमने बात करी थी। पर ईएसपीपी के बाद हम जब ईएसपीपी का क्वेश्चन आएगा ना, तब ईएसपीपी की बात करेंगे।
अब हम ना एक बार इसके क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे ESOP के क्वेश्चन थे। आ जाओ, अब करते पहला क्वेश्चन। अजंता ग्रांट 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉयज़। तो 460 एम्प्लॉयज़ को 120 शेयर ऑप्शन दे रहे हैं। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन अब ये तो ठीक है, ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अजंता ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो जो नेक्स्ट 3 ईयर है ना, ये आपका वेस्टिंग पीरियड हो गया। क्या देखो, 3 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड है। अब अजंता हैज़ एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन इज 12। तो 460 एम्प्लॉय को हम 120 ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन की फेयर वैल्यू दे के रखी है 12 रुपीज़। ठीक है, अब कंडीशन यही है कि ये तभी होगा जब आप वेस्टिंग कंडीशन जो है 3 साल की क्रॉस कर जाओगे। तो अजंता ने एस्टिमेट किया है 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। तो अजंता ने एस्टिमेट किया है कि 25% ऑफ एम्प्लॉय वो लीव कर देंगे ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। तो 3 साल के पीरियड में 25% लीव कर देंगे। एंड सो फॉरफिट देयर राइट टू द शेयर ऑप्शन। तो एंड सो फॉरफिट देयर राइट टू द शेयर ऑप्शन, तो उनके पास ठीक है, अब 25% लीव कर देंगे। तो सो फॉरफिट देयर राइट टू द शेयर ऑप्शन, एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। तो 25% तो लीव कर देंगे। तो जब लीव कर देंगे तो उनको पता है कि 25% तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले। तो जब पता है तो उनके लिए क्यों खर्चा बुक करने का। ठीक है, और एवरीथिंग टर्न्स आउट एज एक्सपेक्टेड, तो हमको जो है हमको तो एक्सपेंसेस की बुकिंग करनी है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस। द अमाउंट हमको रिकॉग्नाइज करना है एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या है हमारा, 3 साल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो 120 हमारे पास शेयर ऑप्शन थे, 460 एम्प्लॉय को दे रहे हैं, पर 55-200 शेयर ऑप्शन हो जाते हैं, पर 75% ही तो है जो 75% ही तो रहेंगे। 25% तो वैसे भी हमने बोला है 25% तो एम्प्लॉय तो लीव कर देंगे। तो 41400 ऑप्शन होते हैं, हर एक ऑप्शन की वैल्यू है हमारी 12 रुपये। तो 496800 है। अब 496800 हमारा 3 साल का है। ठीक है, अब उसको तीनों वेस्टिंग पीरियड, हमारा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो हमको वैसे बुक करना चाहिए ना। तो डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने। ठीक है, और हर साल बुक होगा। ठीक है, 165600, फिर अगले साल भी 165600 और उसके अगले साल भी 165600। मतलब मैंने बोलने का ये है कि इसमें जो है एस्टिमेशन एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद एस्टिमेशन में फ़र्क ही नहीं आ रहा है। तो हम हर साल रिवाइज करने का सोच भी नहीं रहे, क्योंकि एक जैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो पहले साल में 165600 है, दूसरे साल में भी 165600 है, और तीसरे साल में भी 165600 है, और ऐसे करते हुए क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर है, और इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन खत्म होता है कि अगले साल जो है हमारी जो गुल्लक है उसमें 165600 ऐड होके वो 331200 हो जाएगा। फिर अगले साल वापस गुल्लक में है 496800 हो जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि जब पहले साल इसकी एंट्री होगी, तो पहले साल इसकी क्या एंट्री होगी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुल्लक ईसॉस, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। सो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। देखो, अब आ जाओ थोड़े से नोट्स पे। यही एंट्री होगी, 1 सेकेंड, हाँ, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो पहली एंट्री ये हुई। फिर PNL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या हुई हमारी, वही गुल्लक में वापस हम भरेंगे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर PNL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। फिर तीसरी बार में भी एंट्री क्या होगी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर ये हमने ऐसा कर दिया, तो ठीक है, और फिर जो है PNL में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो 3 साल से हम जो है PNL में ही बुक कर लेंगे, और हमारा ईसॉस भी बढ़ रहा है। अब एट द एंड क्या होगा कि जितना हमारा गुल्लक है, गुल्लक फूटेगी। अब इधर तो कुछ फॉरफिट करने वाली बात नहीं है। सो एम्प्लॉय इंटाइटल्ड ही 75% है, पहले ही लोग छोड़ के चले गए। तो ऐसे तो होएगा ही नहीं कि ईसॉस का कुछ जनरल रिजर्व में पोर्शन चले जाए, क्योंकि ईसॉस का जनरल रिजर्व में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इंटाइटल्ड ही 75% है ना। अगर ऐसा होता कि 100 में से 80% इंटाइटल्ड होते और 75% ने एक्सरसाइज किया है तो समझ में आता
इधर तो पहले ही 25% लोग चले गए, इन्होंने क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करा, तो वो परीक्षा ही पास नहीं करी इन्होंने। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग तो जनरल रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम 12 से, ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू है हमारा। तो बैंक अकाउंट जो भी है, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट की जितने का एक्सरसाइज प्राइस है, जितने में हमने उनको शेयर दिए हैं, और ईसॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि गुल्लक तो फूटे ही, और वो जो पैसा है, जो वो चीज़ है, जो फंड है, एक हमारा फंड, वो उनसे भी जो हमको रिसीव हुआ है मिला के हम जो है उनको शेयर कैपिटल देंगे। तो और सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ रहेगा, तो शेयर कैपिटल तो अपना वैसे भी नॉमिनल वैल्यू पे रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन करा, हमारा इजी था, अच्छा था कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, समझते हैं इसको। चलो तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अरिहंत लिमिटेड हैज़ इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इक्विटी शेयर है 10 रुपये के, शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच, और 1/10/2016 ये हमारी ग्रांट डेट हो गई। इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 50 रुपये पर शेयर। क्या बोला? तो 20,000 ईसॉप 50 के रेट पे, ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है? 120। और अब अपन चलो अगर एक बार नोट्स को भी देख ले, तो नोट्स में भी क्या था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? ये हमारा होता है करंट मार्केट वैल्यू, ग्रांट डेट पे करंट मार्केट वैल्यू दिख रहा है, मार्केट प्राइस 120 पर शेयर, ठीक है। तो मार्केट प्राइस करंट मार्केट वैल्यू हो गई, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 50। इट ग्रांटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 50 पर शेयर। 1 सेकेंड, इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एट 50 पर शेयर। हम ग्रांट कर रहे हैं स्टॉक ऑप्शन एट 50, हम ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं एट 50 पर शेयर। मतलब कि ये वो वाला प्राइस नहीं बता रहे हैं कि हम तुमको 50 रुपये के डिस्काउंट पे दे रहे हैं। हम ये है कि भैया देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को हम जो है 50 रुपये पे दे रहे हैं, मतलब कि मार्केट प्राइस 120 है, हम तुम्हें 50 में दे रहे हैं, 70 रुपये हम हमारी तरफ से मिला लेंगे। द ऑप्शन विल वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर टू 31 मार्च। अब देखो 1, 10, 16 को तो ग्रांट डेट थी हमारी, ठीक है। चालू कब हुआ? 10 दिसंबर 16 से। वो ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च 17 को। तो ये तो 1 साल भी नहीं हुआ। और ये जो हमारी एंट्री होती है वो तो साल 2 साल साल भर के ऊपर होती है, तब जाके बैलेंस बनता है ना। 1 साल में कैसे इसका बैलेंस बनेगा? ठीक है, क्योंकि ईयर एंड पे तो पेमेंट ही हो रहा है, तो ईयर एंड पे तो सब हिसाब किताब ही हो रहा है, तो बैलेंस बचने की बात ही नहीं आती है। तो जो है एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन ऑन 16,000 शेयर्स ओनली। अब देखो 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन थे, अब 20,000 में से 16,000 ने तो एक्सरसाइज किया, तो सिंपल सी बात है एक्सरसाइज ही बोल दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो 20,000 एक्सरसाइज हो गया, तो ऐसा है कि 16,000 लोग और एंड द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड, और रिमेनिंग ऑप्शन गए, ठीक है, रिमेनिंग ऑप्शन ही आपके चले गए। तो जो एम्प्लॉय है उसने एक्सरसाइज किया देयर ऑप्शन 16,000 शेयर, तो हमने ग्रांट किया था। इंटाइटल तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज की बात कर दी कि इतने लोग इंटाइटल थे और बाद में इतना एक्सरसाइज किया, डायरेक्ट एक्सरसाइज की बात कर ली। एक्सरसाइज देयर ऑप्शन 16,000। कंपनी 31 मार्च को बुक्स क्लोज करती है, ठीक है। तो अब जब बात ये आ रही है कि 20,000 पे हम क्यों खर्चा बुक करें, बेटर है कि 16,000 है, ठीक है। 16,000 को 70 रुपये, हर एक ऑप्शन पे 70 रुपये, ठीक है। तो 70 रुपये कंपनी अपनी तरफ से मिला रही है, तो 16,000 इंटू 70 तो 11,20,000, जो कि हमारा 11,20,000 ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हो गया। तो अब मैं एंट्री कर देता हूँ ना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो ईसॉस आउटस्टैंडिंग, तो ऐसी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो तब होता है जब मोर देन 1 ईयर हो। ये अकाउंटिंग एंट्री तब होती है जब मोर देन 1 ईयर जा रहा हो। अब जब मोर देन 1 ईयर नहीं जा रहा है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्यों बनाने का? डायरेक्ट बैंक अकाउंट एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन टू सिक्योरिटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ईसॉस की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। नो नीड टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तो बहुत सही है, ये तो सही लिखा हुआ है। तो नो नीड टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, नो नीड टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग अकाउंट।
तो ठीक है, इस तरीके से जो है हमने, पर वही है कि पीएनएल अकाउंट में भी तो ले जाना पड़ेगा, तो पीएनएल अकाउंट में ले जाओ सारा का सारा खर्चा 11,20,000, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, राइट। तो कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था। और इधर 10, 12, 16 से 31, 3, 17 ये उसी साल के पीरियड में, उसी पीरियड में जो है ये हो गया। तो इधर नो नीड टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। चलो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ओके, हाँ, सॉल्यूशन कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से, राइट। चलो ओके, फेयर वैल्यू मेथड पहले इन्होंने करी है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो कंपनी ने ग्रांट करे, तो स्टॉक ऑप्शन जो कंपनी ने ग्रांट करे, तो ग्रांट डेट दे दी, ठीक है। 3 डेट को मैं सेपरेटली हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से। देखो ग्रांट डेट देकर रखा है 1 अप्रैल 2013, ठीक है भैया, 1 अप्रैल 13 को ग्रांट डेट देकर रखी है। एम्प्लॉयज कवर्ड है 525, तो 525 एम्प्लॉय कवर्ड थे। ऑप्शन ग्रांट पर एम्प्लॉय कर रहे थे 100, वो कितने का ऑप्शन है, कितने का ऑप्शन है, चलो समझते हैं। तो ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय, वेस्टिंग कंडीशन है, अग्नि परीक्षा तो 3 साल की, ठीक है, तो अग्नि परीक्षा तो 3 साल की। नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपये देगा। एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125, तो एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर जो है हमारा 125 है। एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125 पे दे रहे हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, क्या बोला, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट 149, और वेस्टिंग डेट 31 मार्च 16। देखो 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 16 ही होगा, 3 साल का जब है वेस्टिंग कंडीशन, तो 31 मार्च 16 आया, ठीक है। और एक्सरसाइज डेट 31 मार्च 17, मतलब जब वेस्टिंग डेट आया, मतलब इस तारीख तक तो आपकी कंडीशन थी, और उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल होने के बाद अब आपके पास वेटिंग पीरियड है, ठीक है, अब एलिजिबल हो गया, वेटिंग पीरियड है, 1 साल का पूरा वेटिंग पीरियड हो गया आपका, क्योंकि एक्सरसाइज डेट आपकी जो अगर देखा जाए तो 31 मार्च 17 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, हमने क्या बोला था कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे के रखते हैं, यूँ तो हमको आर्म लेंथ प्राइस दे के रखेंगे, माइनस एक्सरसाइज प्राइस होता है। अगर हम देखें नोट्स की तरफ जाए तो यही था कि आर्म लेंथ प्राइस जो है, आर्म लेंथ प्राइस में से जो है एक्सरसाइज प्राइस माइनस होगी, ये फेयर वैल्यू है, और यूजुअली गिवन इन क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। तो ओके, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है। अब पोजीशन दे के रखी है 31 मार्च 14 को, 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 16 को। ये जो है अब एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कंप्यूटेशन होगा, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कंप्यूटेशन, ठीक। तो 31/3/15 को जो 14 को जो है, मतलब कि हम मान ले कि एक ही साल में, ठीक है, आएंगे ना 14, 15, 16, पहले साल में 14 में मान लो कि जो है एम्प्लॉय ने लेफ्ट किया है, तो एम्प्लॉय तो लेफ्ट हुए हैं 15, सेकेंड और थर्ड की बात करें तो 2% का डिपार्चर, 2% का। फिर आती है हमारी बात सेकेंड ईयर की, तो एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 3% है, तो 15 कटे 10 कटे, और एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर अब हो गया 3%। फिर 31/3/16 को 15 तो कटे ही कटे, 10 कटे, अब कटे 8, उसके बाद 3 साल हो गए, तो कितने एक्सरसाइज हो गए, इंटाइटल्ड आ गया इंटाइटल्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर डेट को हाईलाइट करना भूल गया, मैं डेट को हाईलाइट कर लेता हूँ, वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइजिंग डेट, ठीक है। तो एम्प्लॉय इंटाइटल्ड, ये जो कुछ वर्ड्स है करना जरूरी है, एम्प्लॉय इंटाइटल्ड, तो 492, और कितनों ने एक्सरसाइज किया, 480। ये हमने शॉर्ट में हमारी समरी बना दी, ठीक है। अब कंप्यूट द एक्सपेंसेस टू रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, हमको कंप्यूट करना है एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, फेयर वैल्यू मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हमको करने का, ठीक है। अब आती है बात इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू तो सबसे पहले तो फेयर वैल्यू मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू से करना है, तो हमसे तो फेयर वैल्यू मेथड पूछा है,
क्वेश्चन ये आपके सामने यही क्वेश्चन रहेगा। अब हम इस पे जो है सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले यार सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू मेथड आपको दे के रखा है। अभी अपन पहले फेयर वैल्यू मेथड से करते हैं। फेयर वैल्यू आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है भैया? फेयर वैल्यू अपने को फेयर वैल्यू दे के रखा है 30। कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है सही साथ। पहले साल की बात करते हैं। पहले साल में हमको पता है, अब देखो कंपेंसेशन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू जब आपको देख रखा है 30, ठीक है, तो 30 जो आपको फेयर वैल्यू देख रखा है, तो फिर अब हम समझो कि क्या मतलब है इसका, कि हमें तो लग रहा था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना कवर्ड है, 525 एम्प्लॉय है कवर्ड, 525 एम्प्लॉय कवर्ड है, और ऑप्शन 100 ग्रांट कर रहे हैं हर एक एम्प्लॉय पे 100 ऑप्शन, ठीक है। तो 525 से इंटू 100, 525 इंटू 100, 5,25,000, 52,500। अब 52,500 में से 525 में से पहले काटो ना, 525 में से पहले तो आप 15 काट लो, बढ़ गए -2%, -2% करो, क्योंकि 2% हट रहे हैं, तो 489.804 आती है जो है वैल्यू, क्या जो हमारे वो आते हैं एम्प्लॉयज़ आते हैं। अब 489.804 एम्प्लॉयज़ तो होने से रहे, तो इसको 490 ही करना पड़ेगा। अब जो 490 एम्प्लॉयज़ है, इनको क्या दे रहे हैं हम? 490 एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं हम? 100 ऑप्शन दे रहे हैं। ये 49,000 ऑप्शन हो गए। अब 49,000 ऑप्शन हो गए, सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या है? 49,000 ऑप्शन दे रहे हैं, तो 49,000 ऑप्शन, आप ऑप्शन की वैल्यू क्या है? 30, ये 14,70,000, तो इस तरीके से 14,70,000 आया। अब 14,70,000 जो है, इसको तो 3 साल में बटेगा ना कायदे से, तो 14,70,000 डिवाइड बाई 3, 4,90,000। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? लिख लो, देखो कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे रिसोर्स की लिमिटेशन है कि मेरे पास इतने पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं कि मैं इसमें एडिट सब कर दूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ़ोन पे ये चलता है, ठीक है ना। तो जो है पहली एंट्री क्या होगी हमारी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 1 साल से ऊपर जा रहा है, एक बैलेंस में तो जाएगा, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये हो गया हमारा 4,90,000। ओके, ईयर 2014-15 अगला साल आता है, बढ़िया, हमने 4,90,000 हमने बुक कर लिया। अगला साल आता है, अगले साल की बात करें तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो वही है 30 रुपये। अगले साल की बात करें तो 525 में से हमने पहले 15 काट दिया था, 525 में से 15 काटा, रियलिटी 10 काटो, अब 3% माइनस करो, 3% माइनस करोगे 485 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, 485 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अब 485 एम्प्लॉयज़ है, तो 485 एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में खर्चा बुक कर लो। हर एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दे रहे हैं, और 30 रुपये का जो है प्राइस है, तो 14,55,000। ये 14,55,000 हमको 3 साल तक बुक करना है, और अभी हमारे 2 साल हो गए, 2 डिवाइड बाई 3, 9,70,000 टोटल 2 साल का खर्चा है, ठीक है। तो 9,70,000 टोटल 2 साल का खर्चा है। तो 9,70,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? 9,70,000 में से हम माइनस करेंगे जो हमने 4,90,000 पहले बुक करके रखा था, ठीक है। तो 9,70,000 में से हम 4,90,000 माइनस करो, तो 4,80,000 आ रहे हैं। देखो 4,80,000 इधर बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलते बोलते, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये सब दे के रखा है, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 4,80,000 हुआ। अब 4,80,000 हो गया हमारा इस साल का। वही एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तीसरे साल की बात करें तो ईयर 2015-16, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो 30 रुपये देगी। अब तीसरे साल में क्या है? 525 में से हमने माइनस किया 10, हमने माइनस किया 8, नहीं सॉरी 525 में से हमने पहले 15 माइनस किया, फिर 10 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, 492 ऑप्शन हो रहे हैं। 492 ऑप्शन से 100 ऑप्शन दे रहे हैं, 30 का भाव है, तो एक तरीके से 14,76,000 होना चाहिए, जिसमें से हमने जो है 14,76,000 होना चाहिए, उसमें से जो है 4,90,000 हमने माइनस करे, 4,80,000 हमने माइनस करे, 5,06,000 आता है। आखिरी साल 5,06,000 हमने खर्चा बुक करा, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब ये हमने आखिर में डिसाइड कर लिया, 492 एम्प्लॉयज़ है हमारे, ठीक है। अब आए कितने? 480, राइट।
480 थे ना जिन्होंने आखिरी में एक्सरसाइज करा, 480। अब देखा जाए हमने बनाया कितने का, 492 का। हमने बैलेंस कितने का बनाया, गुल्लक कितनी की बनाई, हमने बनाई 492 की। अब 12 हमारे हैं एम्प्लॉयज़, इनको हमने 100 ऑप्शंस दे रहे हैं और 100 ऑप्शंस देने के बाद हमने 30 रुपये का है हर एक ऑप्शन का रेट। 36,000 जो है, 36,000 तो कोई मतलब ही नहीं है, फालतू का हमने इसके रिस्पेक्ट में बैलेंस बनाया। चलो ऐसा करते हैं, इनको हम रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है। तो रिजर्व में डाला तो हमने क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व, हमने वापस जनरल रिजर्व में डाल दिया। और जो बचे हुए लोग रहेंगे, मतलब कि 480 रिस्पेक्ट में जो एंट्री होगी वो पहले तो बैंक अकाउंट, क्योंकि 480 एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन दे रहे हैं, और जो है बैंक अकाउंट हम डेबिट किस तरह से करेंगे, 480 इंटू 100 हमने किया और हमने उनसे कितना पैसा मंगवाया। हम अगर देखें तो एक्सरसाइज प्राइस 125 है, इंटू 125 ये है हमारा 60 लैक्स, 60 लैक्स होना चाहिए। 60 लैक्स हमारा जो है आना चाहिए, पैसे 60 लाख आना चाहिए सामने वाले से, समझते। देखो 60 लाख ये आया, ठीक है, 60 लाख ये आया और ये तो उनके साथ उनकी तरफ से पैसा आया 60 लाख, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से आया 60 लाख, ये आया 60 लाख, ठीक है। हमारे पास कितने थे, हमारे पास फंड में 492 का फंड था, उसमें से हमने जो है 492 का फंड था इंटू 100, मतलब 49200 का फंड था। इसमें से हमने 1200 का फंड, मतलब कि 12 लोग इंटू 100 ऑप्शंस, ठीक है। तो 1200 का फंड तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इतने लोग तो इंटाइटल्ड थे पर वो आए नहीं, ठीक है, जनरल रिजर्व में ले गए। तो जो है हमारे पास 48,000 लोगों का फंड है, 48,000 का लोगों का फंड है, इंटू 100 किया और ऑप्शन की वैल्यू थी हमारी 30। तो हमारे पास फंड है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास फंड है 14,40,000 का। तो 60 लाख प्लस 14,40,000 ये हमारा हुआ 74,40,000। अब 74,40,000 में सिंपल सी बात है, इसके हम जो है शेयर और शेयर कैपिटल ना, अब शेयर कैपिटल कितने इशू करेंगे, शेयर कैपिटल तो है 48,000 जितने ऑप्शन है इंटू 100, क्योंकि इनकी नॉमिनल वैल्यू है, तो 48 लाख, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो है 26 लाख, मतलब 74,40,000 है, माइनस 48 लाख करे, बचा हुआ हमारा आता है 26,40,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो ये हमारा जनरल एंट्री और होती है, बट मैं आपको जनरल एंट्री लेजर बता देता हूँ कि सबसे पहले एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट है। मैं आपको हर बार एंट्री बोलता था, हर साल की एंट्री बोलता था कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो कंपनसेशन अकाउंट में टू एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग होगा, फिर कंपनसेशन अकाउंट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। फिर आपको मैंने ये भी बोला था कि ये एक्सपेंस अकाउंट है, P&L अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। आपने भरा आउटस्टैंडिंग अकाउंट में इसको, फिर खर्चा बुक करा, उस साल का वापस आपने गुल्लक भरी और आपने खर्चा, ठीक है, बुक करा। तो हर साल का आपने गुल्लक में डाला और खर्चा बुक करा, गुल्लक में डाला खर्चा बुक करा, गुल्लक में डाला खर्चा बुक करा। अब ये गुल्लक क्या करे, गुल्लक में तो गुल्लक तो भरती रही थी आपके नाम पे, गुल्लक ने क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के रिस्पेक्ट में तो क्रेडिट ही होगा। गुल्लक में तो आपके नाम पे अच्छा पैसा 4,90,000 जा रहा था, बैलेंस बन रहा था, वापस 4,80,000 चले गया, वापस बैलेंस हो गया 9,70,000, एक और 5,06,000 और बैलेंस आया, और जो है भर गया 14,76,000। तो इस तरीके से जो है हमारा बैलेंस तो पूरा भरा गया। अब ये देखो 49200 का बैलेंस था, फिर वही बात आती है कि 1200 ने, मतलब कि 49200 वो कैसे आया, 492 पीपल थे ना, देखा जाए तो 492 पीपल इंटाइटल थे ना, तो 492 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 492 इंटू 100 है, तो सिंपल सी बात है 480 ने एक्सरसाइज किया ना ऑप्शन, तो 480 ने एक्सरसाइज करा है, तो कायदे से देखा जाए तो 12 लोग तो जो है 12 इंटू 100, तो सिंपल सी बात है जो 1200 है, तो 1200 जो है उनका अपन 30 रुपये के हिसाब से 36,000, वो 36,000 तो जनरल रिजर्व में चले जाएगा। एंट्री अपनी वही होगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है, 36,000 ले गए। फिर वही है, वापस रिविजिट ही हो रहा है ये तो, कि शेयर कैपिटल हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल हमारा जो है अब बचा हमारा 49200 में से हमने 1200 माइनस किया,
बचा हुआ 48,000 है ना। तो जो है अब इनसे हमने मंगवाया पैसा 48,000 इंटू 100, 125, 48,000 इंटू 125, क्योंकि एक्सरसाइज डेट है आपकी 125, एक्सरसाइज प्राइस है आपकी 125, आपने पैसे मंगवाए, ठीक है। और ठीक है, इसकी एंट्री भी यही होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसॉस, आपने पैसे मंगवाए। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरीके से एंट्री होगी हमारी। और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा होगा कि 48,000 है, 48,000 है इंटू 100, तो 48,000 इंटू 100 होगा हमारा 480, 48 लाख। ये 48 लाख हमारा शेयर कैपिटल है, और 48,000 इंटू 55 जो है हमारा 74,76,000, ये हमारा जो है सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब ये कैसे हुआ कि हमारे पास जो है 14,76,000, सिंपल से बात है, हमको तो शेयर कैपिटल देखना है। शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल तो 100 की रहेगी। और सिंपल सी बात है, एक और चीज़ कि एक्सरसाइज प्राइस हमारा 125 है, 100 पे हमने तो शेयर कैपिटल बुक कर ली। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन कौन सा अमाउंट गया, एक तो 25 का, और वो जो 30 हमारा ऑप्शन था, ठीक है, वो 30 जो डिस्काउंट था, तो वो तो ऐसे 30 और 25 करके 155 ऐसा होता है। तो 55 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में कैसे हुआ कैलकुलेशन समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में सबसे पहले फेयर वैल्यू हमारा क्या होगा बताओ। फेयर वैल्यू की तो बात ही नहीं होगी, फेयर वैल्यू तो 30 था। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होगा कि ग्रांट डेट पे जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो। करंट मार्केट वैल्यू क्या है 149, करंट मार्केट प्राइस है 149। 149 में से हमने जो है 149 हमारा करंट मार्केट वैल्यू, उसमें एक्सरसाइज प्राइस 125 है, तो 24 हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आता है। तो जो वो 30 की एंट्री कर रहे थे, हमको वो 24 की एंट्री करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है इसमें, और लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी सेम कैलकुलेशन है और वैसे ही चलता रहेगा, बट हाँ इधर 24 के रेट से चलेगा जो उधर 30 के रेट से चल रहा था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन करना हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करना। सबसे पहले 525 थे, 525 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, 525 एम्प्लॉयज़ थे, 100 ऑप्शन थे, ठीक है। सबसे पहले 525 एम्प्लॉय थे, अब 525 एम्प्लॉय थे, 15 कटे, ठीक है, 2%, 525 माइनस 15 कटे, 2% माइनस, फिर 2% माइनस 489, मतलब वही 490 एम्प्लॉय। ये 490 एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय को 100 दे रहे हैं अपन, तो 49,000 आ रहा है। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया 11,76,000, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 कर दिया 3,92,000 ये आ गया, ठीक है। अब 525 है, ठीक है, अब हमारा जो है 525 है, हाँ 525 है, उसमें से हमने क्या माइनस किया, 525 में से हमने माइनस किया कि सपोज करो यार 525 है, हमने ये माइनस किया तो 15, अगले साल हमने जो माइनस किया है वो माइनस किया है हमने 10, और फिर हमने जो है 3% माइनस किया, तो 485 आया। 485 आया, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, 100 ऑप्शन है, और 24 से मल्टीप्लाई करो 11,64,000 आया, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करो तो 7,76,000 आ रहा है। 7,76,000 में से 3,84,000, 3,92,000 माइनस करो तो 3,84,000 आएगा। फिर वही बात आती है, ये भी वैसी एंट्री हो रही है। और तीसरी एंट्री की जो मैं अगर बात करूँ तो 525 में से हमने पहले 15 माइनस किया, फिर हमने 10 माइनस किया, फिर हमने 8 माइनस किया, हमारा आया 492। फिर जब हमारा आया 492 तो सिंपल सी बात है, इंटू हमने किया 492 है, तो 492 है तो मल्टीप्लाई हमने किया 100 ऑप्शंस, ठीक है, और 100 ऑप्शन आया हमारा 49200। अब जब हमारा 49200 आया तो वही है 24 आता है, ठीक है, तो 11,80,800, इसमें से 3,92,000 माइनस करो, माइनस 3,84,000 करो, तो इसलिए 404800 ऐसा करके एक्सपेंडिचर आएगा, और ऐसा करके हुए ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड, वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड, अब क्या हो रहा है वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड, अब अपन समझते क्या बोलना चाह रहे हैं ये, ठीक है। हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हम जो है बाकायदा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड के रिस्पेक्ट में कुछ है क्या, ये तो मॉडिफिकेशन, ये तो वेरिएशन है, ये तो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू में मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये तो अलग ही चीज़ है, और ये अलग चीज़ है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है, और ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज एज मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे। चलो अभी हम वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड पढ़ते हैं।
ठीक, चलो ऐसा कुछ खास नहीं इसमें, क्वेश्चन देखते हैं फिर हमको समझ में आएगा। ओके, ये ग्रेडेड है क्या, ग्रेडेड वेस्टिंग है क्या, 1 सेकेंड। चलो अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी आर अवेलेबल। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, चलो समझते हैं। वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड है, तो हम अगर हमको हमारे नोट्स में फिट करना है क्या, इसको हम किधर फिट करें, तो अगर ऐसा कहीं नहीं लग रहा हो तो हम जो है सिस्टमेटिकली हम जो है वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड है तो हम इसको एक नया पॉइंट क्रिएट कर देंगे इधर, और वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड को हम इधर डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो यही है कि एक नया पेज ऐड करा, ठीक है, ये नया पेज ऐड कर दिया है, कुछ एडिशनल कंसेप्ट है इस नए पेज में हम जॉट डाउन कर देंगे। ओके, ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय अ कंपनी आर अवेलेबल। तो ग्रांट डेट है 1/4/14, ठीक है। एम्प्लॉय कितना कवर्ड है 500, और नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कितना कवर्ड है 500 और नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100 है। तो 500 एम्प्लॉयज कवर्ड है, कितने ऑप्शन ग्रांट करे 100, और फेयर वैल्यू देख रखा है। देखो अभी तो फेयर वैल्यू की बात चल रही है, अभी तो अपन फेयर वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। रुको ऐसा करते हैं, इलस्ट्रेशन 4 इधर से पढ़ते उधर हमको क्वेश्चन करने के, ठीक है। ये कॉपी वाला है ना, राइट, कॉपी। क्या हो रहा था पहले कि ये अगर एक ही पीडीएफ को दोनों स्प्लिट स्क्रीन में चलाओ ना तो पीडीएफ ही करप्ट हो रही थी, तो ज़्यादा सारी जो वर्किंग हो रही थी ना वो पूरी की पूरी वर्किंग सेव ही नहीं हो पा रही थी, और इनफैक्ट पीडीएफ चले जा रही थी मेरी, इतनी मेहनत करी और पीडीएफ खत्म। तो फिर इससे बेटर है कि भैया अपन तो क्रॉपिंग ही कर लो। और ये क्या, ये तो 3-4 बार गलती करी तब जाके समझ में, तब जाके लगा कि हमको पहले तो ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है कभी सॉफ्टवेयर का एरर होगा तो चलने दो, बट नहीं, ये तो हमेशा का ही बात है। खैर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारा, ठीक है। ग्रांट डेट थे 1/4/14, 500 एम्प्लॉयज़ थे, ऑप्शन ग्रांट करे थे, फेयर वैल्यू देख रखा था। वेस्टिंग पीरियड शैल बी डिटरमाइन एज फॉलोज। अब देखो वेस्टिंग पीरियड की क्या बात कर रही है, समझो। इफ अ कंपनी अर्न 120 करोड़ और मोर, या देखो 120 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो ठीक है, और अबव आफ्टर टैक्सेस इन 2014-15, ये 2014-15 की बात है, ठीक है। तो अगर ये पैट तुम्हारे 120 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऑप्शन वेस्ट ऑन, ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31/3/15, ये 31/3/15 को वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 31/3/15 को हो जाएंगे वेस्ट, ठीक है। तो 31/3/15 को वेस्ट हो जाएंगे, तो भाई ये वेस्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रांट कब किया 1/4/14 को, और वेस्ट हो जाएंगे 31/3/15 को, मतलब कि ईयर कितना है 1 साल। चलो अगला, इफ कंडीशन ए इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इसमें बोला है कि अगर 2014-15 और 2015-16, ठीक है, कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इफ अ कंपनी अर्न 250 करोड़ और अबव, ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन वेस्ट होगा 31/3/16, तो हो गया 2 साल। अब इफ अ कंडीशन ए और बी नॉट सेटिस्फाइड बट अ कंपनी अर्न 400 करोड़ और अबव, अगर कंडीशन ए और बी सेटिस्फाइड नहीं हुई और 2014-15, 15-16 और 16-17 तीनों मिला के 400 करोड़ या उसके पार जारी है बात, तो 31/3/17 और ईयर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन वेस्ट होगा तो 3 साल का है, ठीक है। तो 31/3/15, 16-17, तो 31/3/15 कंपनी ने अर्न किया। अब देखो 31/3/15 को तो कंपनी ने अर्न किया 115 करोड़ आफ्टर टैक्स ऑन 14-15, और कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न 140 करोड़ इन 2015-16। तो देखो अगर कंपनी ने अर्न किया 115 करोड़, तो सिंपल सी बात है 120 करोड़ की कंडीशन तो उसने पूरी करी ही नहीं। जब 120 करोड़ की इन्होंने कंडीशन पूरी ही नहीं करी है और 115 करोड़ अर्न किया है, आपको आपके साथ एक्टिवली पेन पेपर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो है इतना मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं इसको पूरा लिख पाऊँ, ठीक है, आपको पता है, ठीक। तो अगर कंपनी ने अर्न करा 115 करोड़ 14-15 में, इधर इसलिए मैं स्प्लिट स्क्रीन लेकर आया कि 120 करोड़ और अबव, ठीक है। अगर 2014-15 में 120 करोड़ और अबव अर्न होता है तो वेस्टिंग 31/3/15 को होती है, पर इधर 120 करोड़ या अबव है क्या, नहीं, 115 करोड़ ही है, तो वेस्टिंग जो है 31/3/15 को तो नहीं होगी,
ठीक है। ये पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, पोजीशन देख रहे हैं एज ऑन 31/3/15, ठीक है, तो पोजीशन देख रहे हैं। तो ये हमारी उस टाइम तो नहीं होगी, पर 15/16 को अर्निंग 140 करोड़ है, तो 140 प्लस 115 255, तो 255 हो गया। तो 255 है हमारा, तो ये दो साल की कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। ये हो गया, वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, ठीक है, तीसरे साल तक जाने की जरूरत ही नहीं। चलो 31/3/16 पे आए हम पोजीशन, ठीक है। कंपनी अर्न कर रही है 130 करोड़ 2015-16 में। सी कंपनी ने तो 115 करोड़ तो अर्न कर लिए, ठीक है, 115 करोड़ तो अर्न कर लिए, और कंपनी ने बाकायदा 130 करोड़ भी अर्न कर लिए। ये तो एक्चुअल है, ठीक है, 115 और 130, तो 115 प्लस 130। अब 2 साल की कंडीशन तो पूरी हो नहीं पाई, तो 31/3/16 पे हम आए तो 2 साल की कंडीशन तो हमारी पूरी हो नहीं पाई। 31/3/15 को तो लग रहा था वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, 31/3/16 को लग रहा है 2 साल का हुआ नहीं, पर एक्सपेक्टेड है कि 160 जो करोड़ है आगे भी अर्न हो जाएगा। तो 115 प्लस 130 प्लस 160, तो 405 करोड़। ओके, 400 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये कंडीशन जो है वो 400 से ऊपर जा रही है। तो अब मेरे को लग रहा है वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। ओके, अब 31/3/17 को आते हैं, और 31/3/17 को आते हैं कंपनी ने 165 करोड़ अर्न किया। तो देख लेते हैं, 115, 130 और 165, 410 करोड़, ठीक है। तो अब ये 410 करोड़ हो गए, जो 400 करोड़ की कंडीशन को क्रॉस कर रहा है, इसलिए फिर 3 साल हो रहा है हमारा, फिर 3 साल हमारी वेस्टिंग कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब जब 3 साल वेस्टिंग कंडीशन हो रही है, तब हम समझ गए हैं कि क्या होगा। जो है हमने 3 साल की कंडीशन है, मतलब कि तीसरे साल 31/3/17 को समझ में आ गया है कि जो है 3 साल का इसका वेस्टिंग पीरियड है। चलो, तो सबसे पहले हम 14/15 पे आते हैं, ठीक है। 14/15 पे तो हमको वेस्टिंग पीरियड 2 साल का ही है, ठीक है। अब वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ देखें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कवर्ड है। ये हम 31/3/15 पे खड़े हैं हम, ठीक है। एंट्री करेंगे 31/3/15 पे, फेयर वैल्यू के हिसाब से चलेगी। चलो, एम्प्लॉय कितने कवर्ड है, 500, हर एक एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन है, 100 और 25 है, इंटू 100 वो 25 है, 12,50,000, 12,50,000 हमारा, ठीक है, वैल्यू है, ठीक है, ऑप्शन वैल्यू है। तो सिंपल से आता है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 12,50,000 है। ये 12,50,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, तो 12,50,000। सी, एक मिनट, ये गलती इधर कर दी, मैं अभी बोल रहा था 500 एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, 500 एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉयज़ कवर्ड है, और उसके आगे ये जो डेट है ये डिटेल्स है। तो अगर जो है इंटाइटल्ड, एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल्ड, ये तो 474 बोल दिया इनने, मतलब इनको लग रहा है कि ये 31/3/15 पे ही मैं खड़ा हूँ, तो मैं 500 ले रहा था, पर नहीं, यही खुद ही बोल रहे हैं कि यार देखो 500 में से 474 माइनस करो, 500 में से 474 माइनस करो, 26 तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 474 की बात करें तो बाकायदा 474 है, 474 में तो जो है 100 ऑप्शन है, 47400, ठीक है, ये 47400 तुम्हारे ऑप्शन है, ये 47400 तुम्हारे ऑप्शन है। इसकी ऑप्शन की प्राइस क्या है, 47400 की ऑप्शन की प्राइस अगर हम देखें तो उसकी फेयर वैल्यू है 25, फेयर वैल्यू 25 है। चलो मल्टीप्लाई करो 25 से, ये जो है 11,85,000, ये हमारा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस होगा। पर हमको 1 साल का निकालना है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 है, तो 1 साल का निकाला तो 592500 आ गया हमारा, ठीक है। अगले साल पे बढ़ते हैं, हमारी पोजीशन 31/3/16 की, 31/3/16 की 500 तो है नहीं, हमारा 474 बचा, ठीक है। अब 474 है नहीं, 465 बचा। चलो 465 है, 465 से 100 ऑप्शन है, 100 ऑप्शन है, और 25 रुपये इसकी फेयर वैल्यू है। तो 465 पे 100 ऑप्शन से 25 रुपये इसकी वैल्यू है, तो 11,62,500, 11,62,500 है। तो ये तो हमारा 3 साल तक चलना चाहिए, क्योंकि हम जो है 31/3/16 को ही हमने समझ लिया था कि ये 3 साल तक हमारा वेस्टिंग पीरियड जा रहा है। तो डिवाइड बाय 3 करके इंटू 2 करा तो हमारा 7,75,000 आ रहा है। ये 7,75,000 हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस जा रहा है, जिसमें 592500 तो हमने बुक कर लिया, तो ये आया हमारा 182500, 182500 जो है हमारा वैल्यू ऑफ ग्रांट रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस, ये हमारा अगले साल का है। 31/3/17 पे गए तो बाकायदा हमने जो है, ठीक है, 500 474 था, 474
500 तो हमारा कटा, 500 थे नहीं, 474 हमारा कट गया, 465 भी अब नहीं है, अब कितना है 450, ठीक है। तो सॉरी, एक्सपेक्टेड टू इंटाइटल्ड अभी भी 465 है ना, एक्चुअली वेस्टेड की तो बात अलग है देखा जाए तो। ओके, एक्चुअली वेस्टेड, ओके एक्चुअली वेस्टेड बोला है, मुझको लगा इतने को मिले। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन होम द ऑप्शन एक्चुअली वेस्टेड, जिनके ऊपर ऑप्शन वेस्ट करे गए हैं, ऑन होम ऑप्शन एक्चुअली वेस्टेड, तो 450 है। तो 450 है, 100 ऑप्शन है, और वैल्यू क्या है अगर हम देखें तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है हमारी 25 है, जो कि हमारा 11,25,000। ये 3 साल का टोटल खर्चा होना चाहिए, 3 साल का टोटल खर्चा होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले साल का जो खर्चा है 592,500 माइनस 592,500 हमने करा, फिर जो है माइनस हमने किया 182,500 माइनस 182,500 करा। अगले साल का खर्चा 3.5 लाख का खर्चा तीसरे साल का है, ठीक है, ये 3.5 लाख का खर्चा है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये 3 साल का खर्चा है। क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या? कंप्यूट एक्सपेंसेस तो रिकॉग्नाइज इन नीचे है। बढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन तो इसमें और आगे कोई एंट्री की बात ही नहीं करी थी, ठीक है, पर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ऐसे वर्किंग नोट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जो है इसका आगे वाला क्वेश्चन और कवर करते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी। तो स्टॉक ऑप्शन जो कंपनी ने दिए, तो चलो अब अपन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हम करते हैं, समझते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ग्रांटेड बाय कंपनी आर अवेलेबल। द फॉलोइंग ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ग्रांटेड बाय कंपनी आर अवेलेबल। क्या है? ग्रांट डेट है 1/4/2014 की, हमको ग्रांट डेट दे के रखी है, ठीक है, ये ग्रांट डेट दे के रखा है। देखो अभी तक तो हमारे क्वेश्चन हो रहे थे, वो वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड भी है, तो हमको कोई गड़बड़ नहीं लग रही, ठीक है ना, हो रहा है हमसे भी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना कवर्ड है? 50, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हम दे रहे हैं? 1000 ऑप्शंस दे रहे हैं पर एम्प्लॉय को, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट 9 है, ठीक है। द ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्व कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर। तो बोल रहे हैं ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्व कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर फ्रॉम द वेस्टिंग डेट। बोल रहे हैं वेस्टिंग डेट से 3 साल तक सर्व होगा कंटिन्यूसली, 3 ईयर फ्रॉम द वेस्टिंग डेट, प्रोवाइडेड दैट शेयर प्राइस इज 70 और अबव। ये कब होगा? कंडीशन 1 कि 2016-17, ठीक है, 70 या अबव हो, 2016-17 70 या अबव हो, तो प्रोवाइडेड दैट शेयर प्राइस 70 या अबव हो 2016-17 में, ठीक है। और तो ऑप्शन विल वेस्ट कंटिन्यूसली सर्व ऑफ वेस्टिंग पीरियड, ऐसे केस में 3 ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्व कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर, ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्विंग कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन उनको ही वेस्ट होगा अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूसली 3 ईयर तक वेस्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड डेट शेयर प्राइस 70 या अबव हो तो। और द एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब ये जो है ना, जो हम बात कर रहे हैं, ये 14 की बात कर रहे हैं, और 14 में ही ऐसा बोल दिया कि अगर 2016-17 में ना शेयर प्राइस 70 या उसके अबव होगी ना, तो 3 साल, समझ रहे हो। एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट वर 48 ऑन 15 और 47 ऑन 16। तो अगर हम बात करें 31/3/15 की, 16 की और 17 की, तो ऐसा बोल रहे हैं द एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट वर 48। तो एस्टिमेट और नंबर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, ठीक है, द एस्टिमेट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट। तो एस्टिमेट और नंबर एम्प्लॉयज जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो 48 है ऑन 31/3/15, ठीक है, 47 है ऑन 31/3/16, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कितने कवर्ड है? अभी 1/4/14 को तो देखे, तो 1/4/14 को तो 50 है, एक साल बाद 31/3/15 को 48 है, और 31/3/16 को 47 है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्चुअली सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट वॉज 45। 1 सेकेंड, तो एक्चुअली जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन, ठीक है, तो जो एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन, मतलब वो जो 3 साल की कंडीशन है, वो होते हैं 45 हमारे। अब शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 16-17 है 68, ये 16-17 के एंड में, और लो
16-17 के एंड में प्राइस क्या कर गई, 68 हो गई 16-17 के एंड में, मतलब 16-17 के एंड में प्राइस हो गई 68। ओके, अब हम जो है 1 अप्रैल 14 पे है अभी ना अपने को नहीं पता। कंप्यूट एक्सपेंसेस टू रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, शो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। सी मैं 1 अप्रैल 2014 पे हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो 31/3/15 की मैं एंट्री करूँगा, 31/3/15 की एंट्री करूँगा। मेरे को क्या पता कि शेयर प्राइस 70 या अबव होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँ, मैं वेस्टिंग पीरियड 3 साल मानूँ नहीं मानूँ, इसमें हमको फिर सॉल्यूशन के अंडर रीडिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशन, 2 कंडीशन है, एक तो सर्विस कंडीशन है, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 ईयर, एंड मार्केट कंडीशन है कि शेयर प्राइस जो है 70 के इज नॉट लेस देन, मतलब 70 या उसके अबव होनी चाहिए। अब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सिंस द शेयर प्राइस ऑन 31/3/14 वॉज 38, अब शेयर प्राइस जो है 31/3/14 को तो 68 है। ओके 1 मिनट, शेयर प्राइस ऑन 31/3/14 वॉज 68, ये 31/3/14 नहीं 31/3/16 है। 1 सेकेंड, शेयर प्राइस ऑन 31/3/16 वॉज 68, ठीक है। 31/17 इनफैक्ट द एक्चुअल वेस्टिंग एज नील, एक्चुअल वेस्टिंग नील होगी डिस्पाइट द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन ओवर 3 ईयर पीरियड। तो 31/3 इधर 17 लिखना था, ठीक है। तो सिंस शेयर प्राइस और 31/3/17 68 है, ठीक है। तो अब इधर मैंने इधर लिखा है क्योंकि ये मेरी मेन PDF है, और द एक्चुअल वेस्टिंग हो गई नील डिस्पाइट दिस द कंपनी। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल वेस्टिंग तो नील है, डिस्पाइट दिस, भले ही एक्चुअल वेस्टिंग नील हो, कंपनी शुड रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन ओवर 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। डिस्पाइट दिस, कंपनी को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन, उसको ऑप्शन की वैल्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए ओवर द वेस्टिंग पीरियड फ्रॉम 2014-15 टू 16-17, समझ रहे हो, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट, ये एक्सट्रैक्ट हमको लिखना बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कि भले ही एक्चुअल वेस्टिंग हो गई हो नील, एक्चुअल वेस्टिंग नील है, डिस्पाइट दिस जो ऑप्शन वैल्यू है तो वो तो शेयर होगा, ठीक है, वो 3 साल तक जाएगा, ठीक है। तो अभी आती है बात 14-15 की। तो 14-15 में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन की बात करें, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 9, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 9 है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर हमारा आता है 9, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो जो है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 9, ठीक है। अब सबसे पहले मैं खड़ा हूँ 31/3/15 पे, ठीक है। अब 31/3/15 पे 3 साल तक तो वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता अभी कि 70 से कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 9, एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं, एम्प्लॉय कवर्ड है ग्रांट डेट पे 50, ठीक है। तो ग्रांट डेट पे जो एम्प्लॉय कवर है वो तो 50 है, ठीक है, और 31/3/15 पे 48 हो जाते हैं, ठीक है। तो वेस्टिंग पीरियड के पहले ही, अगर कंडीशन के पहले ही 48 की बात कर रहे हैं, तो 48 को ऑप्शन कितने दे रहा हूँ मैं, 1000 ऑप्शन दे रहा हूँ, 48,000 हो गया, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 9, तो 4,32,000। ये जो 4,32,000 है, सिंपल सी बात है, 3 साल तक जाएगा, तो 3 साल तक जाएगा तो 1,44,000 14-15 में। चलो आती बात 1,44,000, तो ये आ गया हमारा पहला साल। चलो दूसरा साल हमारा आया, दूसरा साल क्या है हमारा, दूसरा साल है हमारा कि दूसरा साल, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी हम देखें तो हमको लग रहा है 1,44,000 तो हमने बुक कर लिया, ठीक है, 1,44,000 हमने बुक कर लिया। अब जो आया है हमारा 15 के बाद हमारा आया 31/3/16, तो 31/3/16, तो इधर जो है 47 एम्प्लॉय है, 1000 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन है, 9 की फेयर वैल्यू है, तो 4371,000। तो अगर आप देखो तो 47 हमारे पास, सॉरी 47 हमारे पास ऑप्शन है, 1000 है वैल्यू, इंटू करो 9, तो 4,23,000, ये 4,23,000 आया, इंटू 2/3 करो, 2 साल में 2,82,000 होना चाहिए। 1,44,000 तो है, और 1,38,000, ये 1,38,000 है हमारा 15-16 का एक्सपेंडिचर। फिर 31/3/17 की वैल्यू आती है। 31/3/17 में क्या बोल रहे हैं, 31/3/17 में ये बोल रहे हैं कि हो गई है 45, ठीक है, 45 है, 45 है, ऑप्शन कितने एक्सरसाइज है 1000, और इंटू कर रहे हैं अपन
मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे 9 से, 4,05,000 माइनस 1,44,000 पहले साल का खर्चा है, 1,38,000 दूसरे साल का खर्चा है, 1,23,000 तीसरे साल का खर्चा है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये 3 साल का और हो गया, ठीक है। तो जो है 1,44,000, 1,44,000, 1,48,000 और 1,23,000, तो 1,44,000, 1,38,000 और 1,23,000। तो इस तरीके से हमारा जो है हर साल का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस है। अब हमसे बोल रहे हैं कंप्यूट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज एंड शो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो एम्प्लॉय अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो पहली हमारी जो एंट्री होगी वो ये एंट्री होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हमने बनाया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग पहले हमने गुल्लक में ट्रांसफर करा और हमने वही खर्चा को पीएनएल में बुक करा। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट में सबसे पहले हमने डेबिट कर दिया टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अगले साल का भी पीएनएल में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वापस से हमने एक गुल्लक में उसको भरा, फिर हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, गुल्लक में भरा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अब रही बात गुल्लक की, तो गुल्लक में तो बढ़ते गया बैलेंस आया, बढ़ते गया बैलेंस आया, ठीक है। एक तरीके से ये सब चलता रहा। अब फिर तीसरे में जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट करा और इस तरीके से हमारा 3 साल तक गुल्लक भरती रही। अब पॉइंट ये आता है कि ये तो सभी अब जनरल रिजर्व में जाएगा, सबका सभी जनरल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि अब वेस्ट तो हो नहीं रहा है, तो सबका सब जनरल रिजर्व में डाला, तो हमको हर साल के पर अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो बिकॉज एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, वेस्टिंग कंडीशन पूरी ही नहीं हुई, तो जनरल रिजर्व में सबका सब चले गया। तो देखा जाए तो वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड ना ऐसा कुछ खास कंसेप्ट नहीं है। खास कंसेप्ट तो आता है हमारा ग्रेडेड वेस्टिंग, ठीक है। ये ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कंसेप्ट है। ये ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कंसेप्ट करने के बाद जो है हम जो है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे पास दूसरे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, और फिर आता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, और एक सार करके क्वेश्चन आता है स्टॉक एप्रिसिएशन लाइज या मॉडिफिकेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशन से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओके चलो, तो ये हम ग्रेडेड वेस्टिंग करते हैं, राइट। हम ग्रेडेड वेस्टिंग करते हैं, फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम पे जाते हैं, या तो ठीक है हम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं, ग्रेडेड वेस्टिंग करते हैं, फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान पे भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि चलो एक बार ऐसा करते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान पे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करने के बाद हम जो है पर्टिकुलर ग्रेडेड वेस्टिंग भी करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान में सबसे पहले इसकी थ्योरी एक बार हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जो है बेटर तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या बोला है कि अंडर दिस प्लान एम्प्लॉय आर गिवन एट ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू शेयर ऑफ द एम्प्लॉयर इन अ पब्लिक इशू और अदरवाइज एक्सरसाइज प्राइस इज सेट एज अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू प्राइस या मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। क्या बोला है, एक्सरसाइज प्राइस सेट होती है एट डिस्काउंट रेट, वही है एक्सरसाइज प्राइस सेट होती है एट स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट पे सेट होती है ऑफ इशू प्राइस या मार्केट प्राइस ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज डेट पे जो मार्केट प्राइस है। सी ग्रांट डेट की मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे, एक्सरसाइज डेट की मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज डेट, वैसे एक्सरसाइज डेट की मार्केट प्राइस की बात करें, सबसे पहले 3 डेट हमको देखनी थी कि ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट की मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी में ऑफर स्पेसिफाइड, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कंपनी में ऑफर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर टू एम्प्लॉय एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट। ESPP with option feature is treated as ESOP, ठीक है। For example, consider a case where shares are offered to employee at 80% of market price. If employee had an option to pay either 80% of market price of the share on a grant date or pay 80% of market price on the date of purchase, the plan is treated as ESOP rather than ESPP. तो समझो क्या बोला है, जहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस जो सेट होता है, एक्सरसाइज प्राइस जो सेट होता है ये स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिस्काउंट है ऑन द इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेट पे जो है इशू प्राइस और मार्केट प्राइस, तो ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस इज सेट एज स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज डेट पे जो भी इशू प्राइस और मार्केट प्राइस था, एक्सरसाइज डेट पे जो भी इशू प्राइस या मार्केट प्राइस था, ठीक है, जो भी इशू प्राइस और मार्केट प्राइस था, ठीक है, जो भी इशू प्राइस या मार्केट प्राइस था मल्टीप्लाई करा डिस्काउंट रेट से, ठीक है। तो एक्सरसाइज डेट पे जो हमारा इशू प्राइस और मार्केट प्राइस था, ठीक है, हमारा जो डेट ऑफ एक्सरसाइज पे जो भी मार्केट प्राइस था उसका स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिस्काउंट रहता है हमारा एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है।
अब ESPP विद ऑप्शन फीचर, ESPP विद ऑप्शन फीचर ये ESOP होता है। तो क्या बोला, ESPP के अंदर अगर ऑप्शन फीचर फंसा दे तो ये ESOP हो जाता है। इसके बारे में ऐसा करते हैं कि जो मोर डिटेल है हम इसको एंड में लिख देते हैं, ESPP के आगे जो ये डिटेल्स वाली बातें हैं उसको एंड में करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ESPP जिसके साथ ऑप्शन फीचर होता है तो वो ESOP होता है। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ केस, अभी इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि वेयर शेयर आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय 80% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है टू पे आइदर 80% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन द ग्रांट डेट। अब देखो ESPP में बोला है कि 80% ऑफ मार्केट प्राइस है, तो उसके पास ऑप्शन है कि मार्केट प्राइस ग्रांट डेट की ले सकता है या मार्केट प्राइस परचेज डेट की ले सकता है। तो प्लान को ESOP माना जाएगा, ESPP नहीं माना जाएगा। ओके, सो यही बात आती है। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ केस, देखो इधर वही है, पूरा केस इधर ही पेस्ट कर दिया कि शेयर ऑफर कर रहे थे एम्प्लॉय को 80% ऑफ मार्केट प्राइस। तो अब एम्प्लॉय के पास हैव द ऑप्शन, अगर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो 80% ऑफ मार्केट प्राइस ग्रांट डेट की ले सकता है, मार्केट प्राइस ऑप्शन प्राइस की ले सकता है, तो ऐसे केस में ये जो हो जाता है ये बोलते हैं इसको ESOP, इसको ESPP नहीं बोलते। तो ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो है फेयर वैल्यू ऑफ ESOP इज रिकॉग्नाइज ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कि फेयर वैल्यू ऑफ ESPP जो है वो रिकॉग्नाइज होगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड, सेम वे में जैसे ESOP है। पर और ये भी हम था कि फेयर वैल्यू इधर ESPP का जो फेयर वैल्यू है कैन बी लेस देन द डिस्काउंट ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन। तो जो फेयर वैल्यू ऑफ ESPP है वो लेस देन द डिस्काउंट हो सकता है ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर एंड सिमिलरली अदर फैक्टर, ठीक है। तो हम तो जो है ESPP कैलकुलेट करते हैं। ESPP में क्या है, फेयर वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्राइस में जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो या तो गिवन आता है, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ ESPP, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ ESPP की बात कर दी। इंट्रिंसिक वैल्यू जो इधर होता है ना, वो करंट मार्केट प्राइस ग्रांट डेट जो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल तरीके से, वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, उसमें करंट मार्केट प्राइस की जगह ये लेते हैं फेयर वैल्यू। हम तो क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यू निकालते हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, हम ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम शेयर का ही है दे के रखा है करंट मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस देकर रखा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दिया। इधर ये क्या करते हैं, इधर भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता है ESPP का, तो इसमें फेयर वैल्यू लेते हैं रादर देन करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये उस फेयर वैल्यू की बात कर रहा है, ये ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका निकलेगा तो इसका निकलेगा जो है हमारा फेयर वैल्यू, ठीक है। तो या तो हम बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। चलो समझते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है, तो ऑन 1 अप्रैल 2017 कंपनी ने ऑफर किया 100 शेयर, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 17 को, ठीक है, कंपनी ने ऑफर किया 100 शेयर 500 एम्प्लॉयज़ को और 40 रुपये के रेट से, ठीक है। तो कंपनी ने ऑफर किया 100 शेयर 500 एम्प्लॉयज़ को 40 रुपये के रेट से। द एम्प्लॉय आर गिवन अ मंथ टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट दी ऑफर, ठीक है। शेयर इशू अंडर द प्लान शेयर बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर, ठीक है, फॉर 3 ईयर। तो वही था, वेस्टिंग पीरियड तो 3 ईयर है। तो कंपनी ने इधर ऑफर किया, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड जो इसकी थी वो है 3 साल, ठीक है। तो वेस्टिंग पीरियड है 3 साल है, ठीक है। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, ओके, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन अ ग्रांट डेट 50 है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये कि कंपनी ने ऑफर किया 100 शेयर 500 एम्प्लॉयज़ को 40 के भाव से। कंपनी ने ऑफर किया मंथ टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट ऑफर, शेयर इशू किया अंडर द प्लान सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर फॉर 3 ईयर। मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट इज़ 50 रुपये। मार्केट प्राइस है 50 रुपये ऑन द ग्रांट डेट, ठीक है, 50 रुपये पे ग्रांट डेट पे मार्केट प्राइस है, ठीक है। हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू इधर आ जाती 10। अब देखते हैं, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। देखो पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर हमने क्या पढ़ा था कि फेयर वैल्यू ऑफ ESPP तो लेस देन डिस्काउंट होता है, लेस देन द डिस्काउंट, तो फेयर वैल्यू ऑफ ESPP तो कम ही रहता है। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड एट 48 पर शेयर। तो 50 नहीं लेंगे हम, 48 लेंगे। तो अब वही बात आ जाती है कि पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन के कारण फेयर वैल्यू जो है वो 48 हो गया है। तो ऐसे केस में 48 माइनस 40 करो तो 8 हो जाता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 8 हो जाता है। अब जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स की अगर हम बात करें तो अब हम
समझे। तो 3 साल का है हमारा वेस्टिंग पीरियड, और फेयर वैल्यू ऑफ ESPP इज रिकॉग्नाइज ओवर द वेस्टिंग पीरियड, ये वेस्टिंग पीरियड तक जाता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर इन द बुक ऑफ कंपनी अंडर द अफोरसेड प्लान। तो नंबर ऑफ जो है एम्प्लॉयज़ 500 की जगह जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमारी आ गई 8। अब नंबर ऑफ़ शेयर कितना हम इशू कर रहे हैं, वो इशू जो हम कर रहे हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो हम 100 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने को? 400 एम्प्लॉयज़ ने अगर, क्या बोल रहे हैं सी, तो हमारे जो है 100 शेयर्स है, राइट। तो 100 शेयर्स 500 एम्प्लॉयज़। पर जब हम बात करें 30 अप्रैल को, तो इधर हम बात करें कि 30 अप्रैल को अगर 400 एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट करा है ऑफर और पे कर रहे हैं 40 पर शेयर परचेज, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 10 है। तो समझो 500 लोग थे पर 400 लोग ही जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर को, तो ठीक है, 100 का हम क्यों बनाए। तो डायरेक्ट 400 पीपल है, 100 शेयर इशू कर रहे हैं, 40,000 शेयर है, 40,000 शेयर है, फेयर वैल्यू है आपकी 40,000 है, फेयर वैल्यू आपकी 8 है, 3,20,000 शेयर है, 3,20,000 आपका एक्सपेंडिचर है। ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस तुम्हारा 3,20,000 हो गया, 3,20,000 तुम्हारा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस हो गया। अब जो है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस तुम्हारा 3,20,000 हो गया। 30 अप्रैल 17 को कंपनी ने तो ऑफर किया था, 100 शेयर 500 एम्प्लॉयज़ को 40 पर शेयर, तो कंपनी ने तो 40 पर शेयर के हिसाब से दे दिया, ठीक है। तो 400 एम्प्लॉय ने 1 महीने बाद, क्योंकि हमको 1 महीने का टाइम दिया था डिसाइड करने का, बाकायदा 1 महीने बाद तो ठीक है एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट करा, 40 पर शेयर के 400 एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट किया, तो ठीक है। तो 400 एम्प्लॉय है, 100 शेयर है, ठीक है, और 400 एम्प्लॉय है, 100 शेयर है एक एम्प्लॉय को, और ऐसे केस में जो है हमारा 40 रुपये के भाव से 3,20,000, मतलब कि 400 × 100 और 40 के भाव से देखा जाए तो 16 लाख, ठीक है। तो 16 लाख हमको मिल जाएंगे वैसे, क्योंकि 400 एम्प्लॉय ने तो एग्री कर लिया है। और वही बात है कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस 3,20,000 है, तो 40 + 8 हमारा 48 हो जाता है। उसमें अगर हम नॉमिनल वैल्यू की बात करें तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 है। जैसे कि इसमें 10 हमारी नॉमिनल वैल्यू है, 40,000 × 10 हमारी नॉमिनल वैल्यू 4 लाख, और बचा हुआ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 15,20,000। तो इस तरीके से जो है हमारा बाकायदा एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज हुआ है 17/18 को 3,20,000, ठीक है, और हमारी ये एंट्री पास हुई है। तो ये है नो नीड टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 साल की डिटेल दे के रखी थी, तो नो नीड टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो इस तरीके से हमने जो है एम्प्लॉय शेयर परचेस प्लान भी कैलकुलेट करा है, एम्प्लॉय शेयर परचेस प्लान करा है। अब हम मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक आता है मॉडिफिकेशंस का, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस का अब हमारा अगला टॉपिक आता है, तो समझते हैं, क्योंकि हमने ESPP तो हमने पढ़ लिया है, ईजी था, ESPP में ऐसा कुछ भी खास नहीं था, ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। तो मॉडिफिकेशन किसमें, फेयर वैल्यू में। एक तो होता है वेरिएशन वेस्टिंग पीरियड में, मॉडिफिकेशन फेयर वैल्यू में, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन हमने पढ़ा था वेस्टिंग पीरियड में, ठीक है, और मॉडिफिकेशन है फेयर वैल्यू में, ठीक है। तो अब हम जो है एक बार समझते हैं कि चेंज आफ्टर ग्रांटिंग ऑप्शन, मैंने ऑप्शन ग्रांट कर दिए, ठीक है ना। ऑप्शन ग्रांट करने के बाद अगर मेरे फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो अगर रिड्यूस हो रहा है तो इग्नोर करो, फेयर वैल्यू कम हो रही है, फेयर वैल्यू कम हो रही है मतलब कि एक्सपेंडिचर हमको कम बुक करना है, तो ऐसा हो रहा है तो इग्नोर करो, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा बुक करके रखा हुआ है। पर अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो रिकॉग्नाइज सच एक्सपेंसेस ओवर रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है आपको रेस्ट ऑफ द पीरियड बुक करना है, ठीक है, और ठीक है, रिकॉग्नाइज सच एक्सपेंसेस ओवर द रेस्ट ऑफ द पीरियड, और ओवर रेस्ट ऑफ द पीरियड। और ये तब होगा जब ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड आपका फेयर वैल्यू बढ़ गया, पर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, आपका वेस्टिंग पीरियड के बाद बढ़ा है, तो ऐसे केस में जो है रिकॉग्नाइज करो इमीडिएटली, ठीक है, ऐसी चीज़ बोल के रखिए, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हमारी फेयर वैल्यू जो है हमने पर्टिकुलर जो कैलकुलेट करके रखी थी 10 है, सपोज करो 10 का 8 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो 10 पे बुक करके रखा है। 10 का 11 हो गया ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, तो वो जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ओवर द रेस्ट ऑफ द पीरियड जाएगा। पर वेस्टिंग पीरियड के बाद 11 हुआ है तो जो एक्स्ट्रा है वो आफ्टर वेस्टिंग पीरियड जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 है वो आफ्टर वेस्टिंग पीरियड है, तो जो एक्स्ट्रा 1 है वो आफ्टर वेस्टिंग पीरियड जो है
जो एक्स्ट्रा वन है ना वो आफ्टर वेस्टिंग पीरियड हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली, पर अगर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड अगर बढ़ा है तो ऐसे केस में ओवर द रेस्ट ऑफ द पीरियड इसको बुक करेंगे। अगर ड्यूरिंग बढ़ा है तो ओवर रेस्ट ऑफ द पीरियड, और अगर आफ्टर बढ़ा है तो इमीडिएटली हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो अब अमाउंट रिकॉग्नाइज एज मॉडिफिकेशन, तो रिवाइज फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, तो रिवाइज फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू एट रिवीजन डेट, ये अमाउंट रिकॉग्नाइज एज मॉडिफिकेशन, तो रिवाइज फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू एट रिवीजन डेट नॉट ग्रांटिंग डेट। ओके एक मिनट, तो ये क्या है, हम तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांटिंग डेट पे लेते थे, इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, ठीक है। अब रिवाइज फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू एट द रेट रिवीजन डेट लेना है, हमको ग्रांटिंग डेट नहीं लेना है, समझते हैं ये रिवाइज फेयर वैल्यू की क्या बात है, ठीक है। ग्रेडेड वेस्टिंग वाला क्वेश्चन तो हमको करना ही है, पता नहीं इसको बड़ा हवा बना के रखा है इसलिए इसको थोड़ा सा तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम जो है कि हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, तो ऐसा करते हैं एक बार अपन जो है मॉडिफिकेशन को एक बार अपन रीड आउट कर लेते हैं कि इफ़ द मॉडिफिकेशन रिड्यूस द फेयर वैल्यू, अगर मॉडिफिकेशन रिड्यूस कर रहा है फेयर वैल्यू को, यही जो अपन ने बात करी मॉडिफिकेशन फेयर वैल्यू में होता है, अगर मॉडिफिकेशन रिड्यूस कर रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड, जो कि अपन ने बात इधर करके रखी थी, तो मॉडिफिकेशन रिड्यूस कर रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड, द मॉडिफिकेशन शुड बी इग्नोर्ड। ओके इसको इग्नोर कर देंगे। इफ द मॉडिफिकेशन इंक्रीज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड, तो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे एज एक्सपेंस ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, ओके इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। एक मिनट, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, तो फेयर वैल्यू रिवाइज फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल ऑप्शन एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, तो इफ द मॉडिफिकेशन ऑकर्स आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए इमीडिएटली। सी मैं डिफरेंस बिटवीन को इधर लिख लेता हूँ टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू की जो बात कर रहे हैं वो हो रहा है हमारा, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू की जो बात हो रही है वो हो रही है डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन में ही फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन, ठीक है। तो हम जो है इसको, ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू रहेगा। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 की बात आई, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम करेंगे और ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने के बाद हमारा, चलो ठीक है चल रहा है क्वेश्चन हमारे, ख़त्म करते इसको भी। मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है। अब वो मॉडिफिकेशन का हम समझते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से इसको, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से इसकी एंट्री होगी। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी, तो फॉलोइंग पर्टिकुलर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो कंपनी ने ग्रांट करे। चलो सबसे पहले ग्रांट डेट है हमारी 1 अप्रैल 2013, तो हमारी ग्रांट डेट क्या है, एक मिनट, तो द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी आर इज अवेलेबल, तो ग्रांट डेट है हमारा 1 अप्रैल 2013 और एम्प्लॉय कितने हमारे कवर हुए थे 600, ठीक है। तो 1 अप्रैल 13 को ग्रांट डेट है। चलो नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय, तो 600 एम्प्लॉय है, 60 हमारे ऑप्शन है और वेस्टिंग कंडीशन यही है कि 3 साल है। नॉमिनल वैल्यू हमारी है 100 और एक्सरसाइज प्राइस है हमारी 125। वेस्टिंग डेट हमारी जो है वो 31/3/16 है और एक्सरसाइज डेट है 31/3/17। तो एक तरीके से जो हमारा 1 साल का हमारा वेटिंग पीरियड है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो 12 है ऑन द ग्रांट डेट, ठीक है। हमको क्या करना है, फेयर वैल्यू हमारा ग्रांट डेट पे 14 है। पोजीशन ऑन 31/3/14, ये तो सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑन 31/3/14, चलो 31/3/14 की पोजीशन क्या है अपनी, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट है 30 एम्प्लॉय लेफ्ट करके, ठीक है, 30 एम्प्लॉय हमारे लेफ्ट करके एस्टिमेटेड है कि 30 एम्प्लॉय लेफ्ट करके 31/3/14 को, और आगे जो है सेकेंड और थर्ड ईयर में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट लीव इन 14, 15, 15, 16, ये हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस वॉज रिड्यूस तो 120, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई 120 को। ओके 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 ओके, एक्सरसाइज प्राइस हमारी जो है रिड्यूस हो गई 120। सी हमारी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस हमारी 125 थी,
इंट्रिंसिक वैल्यू में तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। 31/3/14 की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय 30 लेफ्ट हुए हैं, ठीक है, और एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 70, ठीक है, और पहले में 30 दूसरे तीसरे में मिला के। तो इधर अगर आप देखेंगे तो जो मॉडिफिकेशन है, इधर मॉडिफिकेशन कैसे समझ में आया कि हैंग मत हो जाना। देखो एक्सरसाइज प्राइस आपका 125 का 120 हो गया, ठीक है, 125 का हो गया आपका 120, और फेयर वैल्यू भी आपका 13 हो गया। तो चेंज इन द फेयर वैल्यू हो गया 13 हो गया। सी अब फेयर वैल्यू भी चेंज हो गया आपका, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन इन द फेयर वैल्यू। अब ये ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हुआ है। सो हमने जो है फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन है हमारा 13 हो गया, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन हमारा 30 हो गया, और फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन तो हमारा 13 हो गया, ठीक है, ये ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड है, हमको ये लिखना था, राइट। तो ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन ऑन 31/3/2014। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन ऑन 31/3/2014। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन तो 14 हो गया। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस, तो इधर बोल दिया ओरिजिनल ऑप्शन हमारा 13, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन, अब ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस हमारा हो गया 15। सी अगर हम बात करें तो इधर 3 वैल्यू हो गई है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन थी हमारी 14, ये हो गई है हमारी 13, ठीक है, और रिड्यूस्ड ईपी पे जो है हमारी हो गई है रिड्यूस एक्सरसाइज प्राइस हमारी ऑप्शन की प्राइस हो गई है 15। ओके समझते हैं। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू, सबसे पहले इसकी एंट्री क्या करें, क्योंकि हम जो है 14 पे है वो वेस्टिंग डेट फॉर द मॉडिफाइड ऑप्शन, तो वेस्टिंग डेट फॉर द मॉडिफाइड ऑप्शन तो जो है, तो सी इधर हम अगर 2014-15 का ट्रीटमेंट देखें तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ये 14 है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है हमारे जो ग्रांट डेट पे हमारा जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ये 14 है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 15 - 13, ठीक है। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर क्या है 14। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू क्या निकलती है, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू हमने ये पढ़ा था, अगर इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के अगर हमने नोट्स में देखेंगे तो हमको ये दिखेगा रिवाइज्ड फेयर वैल्यू, ठीक है, रिवाइज्ड फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू एट रिवीजन डेट। तो जो रिवीजन है इधर 31/3/14 को हो रहा है, और रिवीजन डेट में आपको दिख रहा होगा कि जब आपने रिवाइज किया है तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ये 14 की जगह हुआ है 13, और रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस के कारण जो है रिवाइज्ड फेयर वैल्यू हुई है हमारी 15, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन और फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन जो है एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन हमारा 31/3 है, राइट, 31/3 को हमारा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन अब कितना है, अब वो 13 है एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो अगर हम देखें तो चेंज इन फेयर वैल्यू इन द वेस्टिंग पीरियड, देखो ये वेस्टिंग पीरियड में चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसको तो ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हम कॉस्ट को अमोटाइज करेंगे या कॉस्ट को ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हम उसको रिड्यूस करेंगे। पर इधर हम बात करें तो फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो हमारा फेयर वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा 13 है। और अगर हम देखें तो फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन और फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन सिंस जो है ऑप्शन इज रिड्यूस्ड एट द एक्सरसाइज प्राइस 15, तो ऐसे केस में 15 - 13 जो हमारा हो जाता है वो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू हो जाता है। ओके, तो ओरिजिनल ऑप्शन हमारा था, ये मॉडिफाइड ऑप्शन एज ऑप्शन इज रिड्यूस्ड ऑप्शन एट रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस जो हमारा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चेंज है ये इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है। ये इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू सबसे पहले कितने पे निकला है, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितने पे निकला है, तो हमको समझना पड़ेगा जब एम्प्लॉय लेफ्ट हो चुके हैं 30, ठीक है, एम्प्लॉय 30 लेफ्ट हो चुके हैं और एस्टिमेटेड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो लीव हो रहे हैं 14, 15, 15, 16 में 70, ठीक। तो ऐसे केस में आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना कवर्ड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके कवर्ड है। सो ओके, हम 31/3/14 की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो हमारा 14 है, ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारा 14 है। ये जो हमारा डिफरेंस है ये ओवर रिमेनिंग, ठीक है, ओवर दी अपफ्रंट जो हमारे रिमेनिंग पीरियड्स है उसमें होगा, ठीक है। तो ये 31/3/14 को हमको पता चला है, ठीक है। तो 31/3/14 पे हमारा स्टैंड क्या है, 31/3/14 पे हमारा स्टैंड ये है
कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है हमारा ग्रांट डेट पे 14, ठीक है। अब 600 में से 30 तो लेफ्ट हो चुके हैं और 70 और आगे लेफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आया 500। 500 का अगर हम डिवाइड 500 इंटू 60 करें तो हमारा आता है 30,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स। जब 30,000 नंबर ऑफ़ शेयर से 30,000 नंबर ऑफ़ शेयर से फेयर वैल्यू 14 है तो हमारा 4,20,000 आया। 4,20,000 की वेस्टिंग पीरियड जो हम करें, 4,20,000 का वेस्टिंग पीरियड डिवाइड बाय 3 है 1,40,000। 1,40,000 3 साल के लिए आएगा, तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस 13/14 में 1,40,000। अब ये बात आती है कि जब हमको 31/3/14 को पता चल गया कि चेंज इन ऑप्शन है, चेंज इन ऑप्शन है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 है, जो हमारा 2 इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है इसको अब क्या, अब जैसे कि हमारा जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर तो 14 था और इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो है हमारा पर्टिकुलर ये 2 रुपये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 600 थे, ये अब हम खड़े हैं 14-15 में। 600 थे, 600 में से 30 तो हो चुके हैं लेफ़्ट और 35 और हो चुके हैं लेफ़्ट। हमको लग रहा है 30 और हो जाएंगे लेफ़्ट। 600 माइनस 30 माइनस 35 माइनस आ जाएगा 30, एक तरीके से 505, ठीक है। अब एक तरीके से 505 आया, 505 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आया 30,300। तो 30,300 हमारे ऑप्शन से। अब ये जो 30,300 हमारे ऑप्शन से, इसका फेयर वैल्यू अगर हम देखें, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो इसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो हम 14 नहीं लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन करो 30,300 इंटू 14, हमारा आया 424200। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 424200 है, साथ ही साथ इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितना है 30,300 पे हमारा इंटू 2 करके 66,600 से और हमारा फेयर वैल्यू बढ़ गया। ये 2 है, ये जो 2 इफेक्ट है 424200 प्लस 66,600, ये 484800 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 हो रहा है, तो 32 31 की 32, ठीक है। अब हमको समझना पड़ेगा कि इसको 31 करे कि 32 करे। समझो क्या बोला गया है कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो जो है आपका 424200 हो गया, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है वो तो 66 हो गया, ठीक है। अब 424200 की अगर हम बात करें, 424200 की हम बात करें तो 424200 को तो इंटू 2 डिवाइड बाय 3 कर देना चाहिए, क्योंकि 424200 तो पुराने साल से चले आ रहा है और अभी तक इसका ये 3 साल का खर्चा है। 424200 डिवाइड बाय 3 करा, 2 साल का इतना बुक हो जाना चाहिए 2800। और 66,600 अगर इसको भी डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करते तो मतलब हम 66,600 का भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते, पिछले साल का भी इफेक्ट देते। तो अगर हम 66,600 करते डिवाइड बाय 3 इंटू 2 तो हम बोलते कि अभी तक 40,400 बुक हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 66,600 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 30,300 ही बुक करना है। तो 424200 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करा तो 28,100 होना चाहिए। साथ ही साथ अब तक 28,100 हो जाना चाहिए था, पर हमने पहले बुक कितना करके रखा है, हमने पहले बुक करके रखा है 1,40,000। तो 28,100 में से 1,40,000 माइनस किया तो 14,2800 आया, 142800 आया। और 142800 में हम क्या ऐड करेंगे, 142800 में 60,600 डिवाइड बाय 2, 60,600 डिवाइड बाय 2 प्लस 142800, ये आया 173100। तो समझे आप, 424200 का तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, करंट ईयर में 60,600 का अपना नया ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अब ये जो 60,600 है इसका, ये जो 60,600 है इसका जो है डिवाइड बाय 2 करा हमने, 6600 डिवाइड बाय 2 करा तो 30,300 तो इधर आ गया, 30,300 इसका नेक्स्ट ईयर में जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट ईयर में अगर कुछ अमेंडमेंट हो गया तो हम वापस से वैसे ही कर लेंगे। चलो नेक्स्ट ईयर अब जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम जा चुके थे और नेक्स्ट ईयर में अपन ने नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट और नंबर ऑफ एम्प्लॉय एस्टिमेटेड जो है 30 आ गया। अब पोजीशन एज ऑन 31/3/16, पोजीशन एज ऑन 31/3/16 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो लेफ्ट करे हैं वो 28 है। तो ठीक है भैया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो लेफ्ट हो रहे हैं वो हमारे 28 हो रहे हैं। तो किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करा, हम है 15/16 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट हो रहे हैं 28। 600 थे हमारे, 600 थे, 30 तो वैसे ही हट गए, ठीक है, 30 तो वैसे ही हमारे हट गए, ओके। 35 और अब और हो गए हैं 28। तो 600 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 28, तो एक तरीके से 507 है। ये 507 को तो वेस्ट करेंगे ना, कितने का रेट है, ये 60 ऑप्शन से और रेट तो 14 का रहेगा। ये हो गया हमारा 425,880। अब ये 425,880 है तो ये तो 3 साल का,
ये तो 3 साल का होना चाहिए। चलो 425880 ये 3 साल का, 31/3/16 ये 3 साल का, क्योंकि हमारा वेस्टिंग पीरियड इधर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 साल का 425880 होना चाहिए। इसमें से हम क्या क्या माइनस करें, हम माइनस कर लेते हैं कि हमने जो है एक 1,40,000 हमने तो पहले साल का माइनस किया, फिर दूसरे साल का जो है हमारा 1,73,100 वो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले सोचो 425880 ये हमारा 3 साल का है, इसमें हमने जो है 1,40,000 तो हमने पुराने माइनस किए, ठीक है। अब 1,40,000 हमने पुराने माइनस करे, याद करो इसमें 424200 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करा था, हमारा 282800 आना चाहिए था। तो 282800 में से 1,40,000 तो हमारा स्पेंड हो गया, तो 142800 हमारा सेकेंड ईयर का था, ठीक है। 142800 हमारा सेकेंड ईयर का था। तो सेकेंड ईयर का अगर हम देखें तो 142800 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें 425,880 में से हमने पहले माइनस किया 1,40,000, ठीक है, ओके 1,40,000 राइट। फिर हमने साथ में ही माइनस किया 142800 हमने माइनस किया, तो आया 143080 ये इस साल का। साथ ही साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमने साथ में साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा चेंज इन फेयर वैल्यू था, चेंज इन फेयर वैल्यू वो 30,300 के ऊपर था, ठीक है। अब चेंज इन फेयर वैल्यू 30,420 के ऊपर है, तो 30,420 पे मल्टीप्लाई बाय 2 करा, चेंज इन फेयर वैल्यू 60,480 होना था। 60,480 में से हमने जो है 60,480 में से 60,480 में से 60,600 डिवाइड बाई 2 इन द सेंस 30,300, तो 60,840 में से 30,300 हमने माइनस किया, तो 30,540 ये 30,540 हमको एडिशनल में बुक करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अमाउंट आया हमारा कि 425800 425,880 माइनस हमने करा 1,40,000, ओके माइनस 1,40,000, ओके हमने माइनस करा साथ ही साथ 142800, तो आया हमारा 143080, और 143080 में से 30,540 ऐड करा तो 173,620 आया, और इस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर बुक हुआ। सी में वापस बोलता हूँ आपको, समझो। जिसको लग रहा होगा धीरे है तो उसको प्लीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। तो देखो सिंपल सी बात है, हम हमारा जो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे, हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन वो तो चलेगा ही चलेगा। तो देखो वैल्यू ऑफ ऑप्शन था, ठीक है 14, हमको ईयर एंड पे पता चला कि देखो आगे चेंज होने वाला है, ठीक है। ये वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में चेंज हुआ है, तो हम आगे के ईयर्स में इसको जो है रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में हम इसको ठीक करेंगे। सी तो जैसे ही हमको पता चला कि चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग फर्दर पीरियड जो 2 साल है उस 2 साल में हम चेंज करेंगे। 15 - 13 जो 2 रुपये का जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन किस पे अप्लाई होगा, ये उस पर अप्लाई होगा कि 600 में से हमने 30 माइनस करा और हमने फिर 70 माइनस करा, ठीक है। तो यही जो बात आई कि 600 में से हमने 30 माइनस करा एंड देन हमने 35 माइनस किया, तो ऐसा हो गया हमारा 65, और ये जो है हमारा, और ऊपर हमने जो है 30 माइनस करा। तो ऐसे करते हुए 600 में से जब हमने 95 माइनस करा, तो हमारा पास जो 600 में से 95 माइनस किया तो हमारा 505 आया। 505 में हमारा 60 ऑप्शन है, तो ऐसे करते हुए हमारे 30-300 ऑप्शन आते थे। ये 30-300 ऑप्शन है हमको समझने पड़ेंगे। ये 30-300 ऑप्शन जो है, ये चेंज हमारा जो 2 है ये 3-300 ऑप्शन पे होगा। ये 3-300 और 30-300 ऑप्शन पे हुआ, तो एक तरीके से हमारा 6600 आया, जो हमने फर्दर 2 ईयर्स के लिए वेस्ट करा। नोट करना कि इसमें जो है हमारा 600 में से 30 माइनस करके 70 माइनस मत करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वो 70 माइनस नहीं होगा, 600 में से 30 माइनस होगा। फिर आती है बात, तो हमने 6600 को डिवाइड बाई 2 करा, और हमारा जो है 3300 इस साल का और 3300 नेक्स्ट साल का। पर होल्ड हमारा जो आ रहा है 15-16 में से हमने जो है, अब 15-16 में तो हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉय वापस कैलकुलेट करना है। तो 600 में से हमने 30 माइनस किया, हमने 35 माइनस किया और 28 माइनस किया, तो जो हमारा आया ऑप्शन शायद आ रहा है हमारा 507। तो 507 ऑप्शन है, अगर हमने उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 30,420 आया। 30,420 है तो चेंज इन फेयर वैल्यू है 6840। 6840 में से 30,300 हमने माइनस किया, तो बचा हुआ पोर्शन हमारा जो है वो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू का, वो उस साल बुक हो जाएगा, हमारे 3rd ईयर में बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन हमारा करा, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है कैलकुलेशन हमारे करे, उस तरीके से इसकी एंट्री है।
तो एंट्री की बात करें तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंडिचर है, तो आप हर साल जो एंट्री करोगे 1,40,000, 173,100, 173,620, ठीक है। ये हर साल एंट्री है और ये हर साल आपने कंपनसेशन ये साल हमने गुल्लक में डाला, ये हर साल हमने गुल्लक में डाला। जब गुल्लक फूटेगी तो 30,420 आपको जो है 16 के भाव से जो है हमारा 486,720। ये 16 क्या है, ये 16 है हमारा, हमने जो है तो हमारा जो ये 30,420 आएगा एंड इस तरीके से 486,720 ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। बाकी जो है 30,000 वालों से हमने जो है 120 रुपीज़ मंगवा है। ये क्या है 120 रुपीज़, ये 120 रुपीज़ हमारे जो है एक तो रिवाइज एक्सरसाइज प्राइस है, हमने रिवाइज एक्सरसाइज प्राइस की बेसिस पे हमने 120 रुपीज़ मंगवाए जो है 36 लाख रुपीज़। अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कि जो हमारे 7 ऑप्शन है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जो हमारे 7 एम्प्लॉय से जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे ऑप्शन, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 420 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा जनरल रिजर्व में चले जाएगा। बचा हुआ जो पोर्शन है हमारा 30,000 का, ये 30,000 हमारा कैसे आया है, जब 420 हमारे ऑप्शन चले गए हैं तो हमारा 30,000 आया है। 30,420 में से 420 हटा के 30,000 आया है, जिसमें 100 की इसकी नॉमिनल वैल्यू है और बचा हुआ हमारा पोर्शन सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो इस तरीके से हमने जो है हमारे क्वेश्चन को ओवर किया है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके बेटर तरीके से आप इसको एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर पाओगे।